नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर नितिन सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम और आपके अपने पेज 5 स्टेप एस्ट्रोलॉजी पर, जहां पर हम ज्योतिष संबंधी ऐसी बातें करते हैं जो कि सर्वसाधारण के लाभ के लिए और सर्वसाधारण की समझ में आने वाली हैं। जो लाइव सीरीज हम अभी लेकर आए हैं, यहाँ पर ऐसे मुद्दों पर बात होगी जो कि कॉमन है, ताकि सभी लोग जो इस लाइव को, इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें इस चीज़ का लाभ मिल सके, ये बातें उनकी समझ में आ सके और कैसे छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे उपायों से और जो ज़रूरत है उन बदलावों को करके हम अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। अपने जीवन में जो प्रॉस्पेक्ट है सफलता के, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह की। ठीक है, तो प्रेम विवाह किसे करना चाहिए या किसे नहीं करना चाहिए, और किन दशाओं में, किन स्थितियों में आपकी कुंडली में कौन सी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें कि प्रेम विवाह आपके जीवन में बहुत सी अनावश्यक समस्याओं का कारण बन जाएगा। उन बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, बिफोर मैं अपने टॉपिक को शुरू करूं, हर एक व्यक्ति जो भी इसको देख रहा है या देखने वाला है, क्योंकि ये वीडियो रहेगा, सिर्फ लाइव नहीं रहेगा, फ्यूचर में भी ये पेज पे रहेगा मेरे, तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो वीडियो है सर्वसाधारण के लिए है, तो आप अपनी टाइमलाइन पे इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके जो जानने वाले हैं उनमें से अगर कभी किसी को इस तरह की कोई समस्या हो या किसी को ज़रूरत हो, तो वो सही समय पे जानकारी पाके अपने आप को किसी समस्या से बचा ले। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये जो वीडियो है, इसको अगर आप शेयर करते हैं और अगर ये किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाता है, जिसके जीवन में इस तरह के संयोग बन रहे हैं, जिस तरह के संयोगों की आज मैं बात करने वाला हूं, तो ये बहुत परमार्थ का काम होगा। और ये परमार्थ ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इस विषय पे ज़्यादा लोग जैसे अपनी प्राइवेट बातें जल्दी शेयर नहीं करते, तो फिर जानकारी उनको खुद को होना जरूरी है ना। तो जो विषय है आज का प्रेम विवाह है, तो अभी अगर हम देखें तो जो शादी की एक उम्र कॉमन एज हो गई है, थोड़ा सा देर आ गई है, 30-35 इस तरह की उम्र में लोग विवाह करना पसंद करते हैं। हाँ, इसके कारण, एक बड़ा कारण है, सिर्फ इसके कारण तो नहीं, एक बड़ा कारण है कि लगभग सभी के जीवन में प्रेम प्रसंग होते ही हैं। ठीक है, अब प्रेम प्रसंग तो सभी के जीवन में है ना। तो आज का जो विशेष है वो उन लोगों के लिए है जो कि प्रेम प्रसंग में है, विवाह करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 3 मुख्य सवाल जो है मेरी समझ से आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये हो सकता है उन लोगों का कि जो भी सक्रिय प्रेम संबंध में संलिप्त हैं, कि जो मेरा प्रेम प्रसंग है वो विवाह के रूप में फलीभूत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये प्रेम प्रसंग तो है, विवाह होगा या नहीं होगा सेम आदमी से या औरत से, जो भी है ना। दूसरा मूल प्रश्न ये हो सकता है कि जो संबंध अभी है, अगर ये विवाह के रूप में फलीभूत हो भी जाए, तो क्या ये व्यक्ति के साथ मेरा जो संबंध है वो ज्योतिषीय आधारों पर जीवन में, आगे के जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, उनके जीवन के लिए, हमारे संयुक्त जीवन के लिए शुभ होगा या नहीं होगा।
अब तीसरा एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये आता है कि आज जो मेरे संबंध है जिसके भी साथ, अगर उसके साथ मेरा विवाह हो भी जाए तो क्या वो संबंध स्थायी रहेगा विवाह का, या फिर स्थायी नहीं रहेगा। अभी जो तीनों प्रश्न है इसमें आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण जो है वो आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है आपकी कुंडली का 7वां घर जो है वो आपके साथी को डिनोट करता है, ठीक है। आपकी कुंडली का जो दूसरा घर है कुटुंब को डिनोट करता है। जो आपकी कुंडली में 11वां घर है वो आपकी इच्छा पूर्ति को डिनोट करता है। इस तरह से काफी कॉम्बिनेशंस हैं जो देखने होते हैं। तो ये जो प्रश्न है, अगर इस तरह के कुछ प्रश्न हैं तो इसका उत्तर तो सटीक उत्तर आपकी जन्म पत्री को देखकर ही दिया जा पाएगा। लेकिन अगर साधारणतया मैं बात करूं जनरली, तो जो प्रेम संबंध है उनका जो कारक है वो शुक्र है, और शुक्र की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि प्रेम जो संबंध है वो सुखपूर्वक होगा या दुख का कारण बनेगा। खैर, अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि प्रेम विवाह अगर आप करते हैं तो कब ये एक समस्या का कारण बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर आपकी जिंदगी में इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है कि आप प्रेम विवाह की तरफ जाते हैं और ये स्थिति आपकी जन्म पत्री में है जो अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो भविष्य में आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो शुक्र जब खाना नंबर 5 में होता है, 5वें भाव में होता है, इस स्थिति में व्यक्ति को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 5वां घर है नैसर्गिक रूप से सिंह राशि पड़ती है और उसका जो राशि स्वामी होता है सूर्य होता है। सूर्य का पक्का घर है ये, ठीक है। और इस भाव का जो कारक बनते हैं वो गुरु बनते हैं। शुक्र जो है उसकी सूर्य और गुरु दोनों के साथ शत्रुता है, ठीक है। यहां पर अगर 5वें भाव में शुक्र बैठ जाए तो वो सूर्य की जड़ों में बैठ के सूर्य के फलों को खराब करता है। और ऐसी स्थिति में अनुभव में ये भी आया है कि जो जातक जिसके चार्ट्स में इस तरह के कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति कुछ दिलफेक किस्म का हो सकता है, या अन्य शब्दों में कहें तो उसका जो नेचर है वो फ्लर्टिंग नेचर का होगा। क्यों कि 5वें भाव प्रेम संबंधों का है और वहीं पे शुक्र है, और इस कारण से जब फ्लर्टिंग नेचर व्यक्ति का होगा तो शुक्र का काम है, और शुक्र बलवान होगा और सूर्य जो है वो कमजोर होता जाएगा, ठीक है। इस प्लेसमेंट के साथ एक व्यक्ति को एक साथी के प्रति वफादार रहना भी एक तपस्या के जैसा है। और जब अपने स्वभाव के कारण व्यक्ति फ्लर्ट करना, गलत संबंधों के लिए प्रयासरत रहना, ऐसी चीजों में संलिप्त रहता है, तो ये जो चीजें हैं वो सूर्य को कमजोर करती हैं और उसके जीवन में परेशानियों का ट्रिगर बनती है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके 5वें में शुक्र है, वो व्यक्ति अगर प्रेम कर रहा है और विवाह के रूप में उसको परिणित करना चाह रहा है तो अपने पेरेंट्स को मनाए, और अगर उसके पेरेंट्स की इच्छा के विरुद्ध जाके वो विवाह करे, ये तो फिर आप मान के चलिए कि 100% विनाशकारी ही साबित होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उपाय जो आगे मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, वो अगर आपकी प्लैनेटरी कंडीशन इस प्रकार की है कि 5वें घर में शुक्र है तो आपको करते रहना चाहिए।
तो कुल मिला के बात ये है, कुल जमा बात, कि इस दशा में हमारी तो यही सलाह रहेगी, अगर कोई व्यक्ति अपना चार्ट देखता है, उसको पता है कि 5वें घर में शुक्र है, तो प्रेम विवाह ना करे, अरेंज मैरिज के लिए जाए। और अगर प्रेम हो ही गया तो पेरेंट्स को मनाए और पेरेंट्स की इच्छा से शादी करें, उनके खिलाफ तो 100% ना जाए, वरना आगे जैसे रेड लाइट है, अब आगे आने वाली परेशानियों की जिम्मेदार आप खुद ही हैं। ठीक है ना। तो अब ये तो बातें हो गई कि भाई आपके 5वें शुक्र है, आपको पहले से पता है, आपको शादी करने के पहले, तो आप ये कर सकते हैं। कई लोगों को पता भी नहीं है ना, और उनको ये समस्याएं हैं, है ना। क्या समस्या है? जैसे लक्षण के आधार पे मैं बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीजें ऐसी भी है जो लक्षण के आधार पे भी की जा सकती है। ठीक है ना। तो वो बातें हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके 5वें में शुक्र है और या नहीं भी है, तो भी एक साथी के साथ फेथफुल रहें। बहुत सारे ग्रह खराब होते हैं अगर आप अपने साथी के साथ फेथफुल नहीं रहते। ठीक है, वो किसी और समय चर्चा करेंगे। अगेन उस विषय पे अगर हम जाएंगे तो फिर ये जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि वो अपने आप में एक अलग विषय है, काफी उसके कॉम्बिनेशन हैं। तो फेथफुल रहना है आपको अपने साथी के प्रति, क्योंकि क्या है, एक विवाह तो धर्म विवाह है, दूसरा जो एक्स्ट्रा मैरिटल है उसमें जो शुक्र का बुरा हिस्सा है उसको बल मिलता है, वो सूर्य को फिर बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत खराब रूप से कमजोर करने लगता है। ठीक है, लेकिन अब आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो सूर्य तो आपका कमजोर है। सूर्य कैसे कमजोर होगा? आपको सूर्य पिता का कारक है। ठीक है, तो पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उनकी आमदनी कमजोर हो सकती है। पिता के अलावा आपके फेम का कारक है, तो आप जो कर रहे हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपका सूर्य किसी कारणवश कमजोर हो रहा है। तो जो बल है उसका कारक है, जो आंतरिक बल होते हैं व्यक्ति को, जिसको बोलते हैं व्यक्ति की ऊर्जा जो होती है, क्योंकि सौरमंडल की जो ऊर्जा है वो भी सूर्य से है, तो व्यक्ति की भी जो ऊर्जा है सूर्य ग्रह से आती है। तो सूर्य ग्रह अगर कमजोर है किसी का, तो निस्तेज सा चेहरा होगा, थका थका रहेगा व्यक्ति। हालांकि मंगल का भी इसमें पार्ट है, फिर वो भी डिस्कशन कभी और करेंगे, क्योंकि फिर वो लंबा चला जाएगा। तो सूर्य कमजोर के ये लक्षण मैंने आपको बताया। शुक्र के कारण सूर्य कमजोर के लक्षण ये है कि व्यक्ति दिलफेक किस्म का आदमी है, तो मतलब ये प्रॉब्लम्स है। और आपको मालूम है कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की इच्छा है, फ्लर्टी नेचर है, अब वो जो व्यक्ति के साथ ये समस्या है वो जानता है। ठीक है, तो इसका जो रेमेडी है, अगर आप ये जानते हैं कि आपके 5वें घर में शुक्र है, तो आप ये जो रेमेडी है, अपना जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको दही से धो सकते हैं 43 दिन तक लगातार। नहाने के बाद दही यूज कीजिए, क्योंकि दही जो है शुक्र की कारक वस्तु है। अब ये तो उन व्यक्तियों के लिए जो ये जानते हैं कि भाई 5वें घर में शुक्र है, और उन व्यक्तियों के लिए ये उपाय ठीक रहेगा। इसके अलावा ये उपाय आप करें या ना करें, लेकिन आपको चरित्र मेंटेन करना है अपना। ये उपाय आप करते हैं लेकिन आप अपना चरित्र ठीक नहीं रखते हैं, तो फिर कोई लाभ आपको मिलने वाला है नहीं। तो आपको एक साथी के साथ फेथफुल रहना है। ठीक है, और एक अच्छी बात यह है कि जिसकी कुंडली में इस कॉम्बिनेशन को देखा जाता है, वो अगर अपने साथी के साथ फेथफुल रहे, 5 साल के भीतर भीतर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाती है। तो ये जो बोलते हैं ना कि सावधानी ही बचाव है, ये वो वाली बात है। अगर आप सावधानी कर लेंगे कि आप फेथफुल रहे अपने साथी के साथ, तो आप ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। अब ये जो स्थिति है, ठीक है, वहां पे काफी जगह पे इंटरनेट में मैंने ऐसा देखा है कि चंद्र को मजबूत कर लो। ठीक है, कोई पेंडेंट पहन लो जो एक तरफ सोना एक तरफ चांदी है, गुरु और चंद्र ले आओ। तो ये
जब तक आप जन्म कुंडली अपनी दिखा ना दें, क्योंकि और भी कॉम्बिनेशन है, उनकी स्थिति जो गुरु और चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज ये रेमेडीज ना करें। ठीक है, अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताना चाहूंगा जो हर एक व्यक्ति कर सकता है अपने शुक्र को मजबूत बनाने के लिए। सभी को करना चाहिए। मतलब इसके लिए आपको आपका चार्ट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप को जो लक्षण मैंने बताया वो भी हो या ना हो, तो भी व्यक्ति को इन बातों को पालन करना चाहिए, तो उसका शुक्र अपने आप ही मजबूत रहेगा। कुछ कॉमन प्रिंसिपल है, उनके ऊपर आधारित ये जो रेमेडीज है वो है। तो प्रिंसिपल तो जैसे जैसे आप देखते रहेंगे वीडियोस, आपको समझ आता रहेगा कि क्या है एग्जैक्टली, किस तरह से काम कर रहा है। मैं आपको डायरेक्टली एक बार रेमेडी बता देता हूँ कि जो शुक्र की जानदार चीजें हैं, ठीक है, तो शुक्र की जानदार चीजें, पहले तो शुक्र का रिश्तेदार कौन है? आपका जीवन साथी। तो शुक्र का जो रिश्तेदार है आपका लाइफ पार्टनर, उसको खुश रखें, उसकी बात माने। ठीक है, दूसरी बात, शुक्र की जो जानदार चीजें हैं जैसे गाय, जो गाय है उस गाय को शुक्र का अनाज जो है ज्वारी, कभी भी जो ग्रह की जानदार चीजें हैं उसको अगर उसी ग्रह की अनाज दिया जाए या भोजन दिया जाए तो वो ग्रह प्रसन्न होता है और शानदार रूप से फल देने लगता है। तो गाय को 43 दिन तक आप ज्वारी खिला सकते हैं। बहुत शानदार उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ पता चलेगा। जो जो मैं चीजें बोलता हूँ उसको आप करके देखिए और उसके बाद बताइए आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात कि आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखें। गाय को 43 दिन तक आप ज्वारी खिला सकते हैं और कपड़े जो हैं उन्हें फटा पुराने कपड़े ना पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। जैसे आजकल फैशन आ गया है कि कई लोग फटी हुई जीन्स पहनते हैं, ये सब शुक्र को खराब करने की निशानी। ठीक है, ये आप कीजिए और आप देखिए कैसे आपका बैड लक गुड लक में तब्दील होने लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे आगे आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं उनको। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं उन चीज़ों को अपने उन विषयों के ऊपर वीडियोस आगे बनाऊंगा। फिर से जाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका एक शेयर जो है वो किसी व्यक्ति की ज़िंदगी जो है उसको खराब होने से बचा सकता है, संवार सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।